ये 27 साल के हैं और 27 साल का ये व्यक्ति पिछले 8 साल से ये एक स्कूल चलाते हैं। इस स्कूल में 700 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं जिनको मैं हमारे वक्त का एक हीरो, नायक या चेंज मेकर कहती हूँ। वली रहमानी, प्रेजेंटिंग टू यू। थैंक यू सो मच। क्यों वली ने ये सब काम किया, किस तरह से वली रहमानी ने आम लोगों से पैसा इकट्ठा करके आम लोगों के लिए ये बहुत ख़ास स्कूल बनाया है, और मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनके लिए इनको कहाँ से ये प्रोत्साहन मिला, स्कूल ही बनाने के बारे में क्यों सोचा, और इतनी कम उम्र में कैसे ये सब कुछ कर पाए, और कैसे वो सब कुछ करते हैं जो वली करते हैं। दिल से बात निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। वाह वाह वाह। तो जो मैं ये चाहता था कि मेरी जो दिल की बातें हैं पूरी दुनिया सुने। हिंदुस्तान के 100 से ज़ायद सरकारी हॉस्पिटल के बाहर औरतें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बीमार हैं, मगर उन्हें एंट्री नहीं मिल रही क्योंकि हॉस्पिटल्स में कमरे कम हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कम हैं। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया होगा। इसके बाहर, लोगों के घरों के बाहर, लोगों के फैक्ट्रीज़ के बाहर, रोडों पर, मस्जिदों के बाहर मैं लिटरली भीख मांगे स्कूल के लिए। 1 साल, 1.5 साल जब कुछ पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए, फाइनली एक दिन इस ज़मीन पे खड़े होकर मैंने कहा कि अब मैं चाहता हूँ इस मुल्क के 10 लाख गरीब मुसलमान मुझे 100 रुपये दे दे ताकि मैं स्कूल बना लूँ। वो दर्द थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि 10 दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने मुझे 100 रुपये दिए और 10 करोड़ रुपये आ गए हमारे। वाह वाह वाह। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पश्चिम बंगाल में मौजूद हूँ। पश्चिम बंगाल में आई थी कुछ यहाँ इलेक्शन का जायज़ा लेने के लिए, लेकिन अक्सर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि देश में जितने ख़राब हालात हैं, जितनी हिंदू मुस्लिम का डिवीज़न है, पढ़ाई लिखाई आप देखिए इस देश में कुछ हो नहीं रही है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये दौर है जहाँ पे कोई एक्सेलेंस नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई हुनर नहीं है। सिर्फ सरकार के साथ और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ गलबहियाँ कर कर तमाम जो स्कूल कॉलेज हैं वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से, मैं कहूँगी एक तरह से, अपने लिए मौके ढूंढ रहे हैं। ऐसे में वो कौन लोग हैं जिनको हम कहते हैं हमारे चेंज मेकर्स, यानी वो लोग जो हमारे समाज में तब्दीली लाना चाहते हैं। दूसरी एक ख़ास बात, आप पूछते हैं मुझसे कि कौन है हमारे नायक, हमारे हीरोज़ कौन हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं जिनको मैं हमारे वक्त का एक हीरो, नायक या चेंज मेकर कहती हूँ। वली रहमानी, प्रेजेंटिंग टू यू। थैंक यू सो मच। वली रहमानी, आप अंदाज़ा लगाइए कितनी उम्र होगी इनकी। मैं सोच रही थी कि ये करीब कम से कम 35-40 साल के तो होंगे। आप सोचिए कि ये 27 साल के हैं और 27 साल का ये व्यक्ति पिछले 8 साल से ये एक स्कूल चलाते हैं। इस स्कूल में 700 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। कोलकाता की ही बिल्कुल पेरिफेरी पे ये स्कूल है, उसी की पेरिफेरी पे, उसी की मैं कहूँगी परिधि पे ये स्कूल है। और 8 साल पहले ये इन्होंने स्कूल शुरू किया। आप सोचिए उनकी उम्र कितनी रही होगी, उस वक्त तो खुद कॉलेज में रहे होंगे। क्यों वली ने ये सब काम किया, किस तरह से वली रहमानी ने आम लोगों से पैसा इकट्ठा करके आम लोगों के लिए ये बहुत ख़ास स्कूल बनाया है, और मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनके लिए इनको कहाँ से ये प्रोत्साहन मिला, स्कूल ही बनाने के बारे में क्यों सोचा, और इतनी कम उम्र में कैसे ये सब कुछ कर पाए, और कैसे वो सब कुछ करते हैं जो वली करते हैं। वली, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक इंसिडेंट। आपको न जाने कितने साल पहले मैंने टाइम्स नाउ पे देखा एक डिबेट के दौरान। मैं आपको नहीं जानती थी, मुझे लगता है भारत में ज़्यादातर लोग आपको नहीं जानते थे। उस वक्त शायद मुश्किल से आपकी उम्र 18 साल रही होगी। बिल्कुल। और आप बड़े ही पैशन के साथ, कोई डिस्कशन हो रहा था उसको आप डिफेंड कर रहे थे, अंग्रेज़ी में बोल रहे थे और अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहे थे। मैंने देखा और मुझे बहुत खुशी हुई और बड़ा ही इंस्पिरेशन मुझे मिला। आप ये कब, कैसे, मुझे अपनी सबसे पहले तो ज़िंदगी के बारे में बताइए। सो बेसिकली मेरी जो आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैं नीदर ऑफ माई पेरेंट्स आर वेरी वेरी एडुकेटेड, पर मैं अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ, सूट बूट पहन के थोड़ा पढ़ा लिखा दिख लेता हूँ। रीज़न बीइंग माई पेरेंट्स, कि वो अलग बात है कि उन्होंने ख़ुद तालीम हासिल नहीं की, नॉट दैट दे डिड नॉट वांट टू गेट एडुकेटेड, पर क्योंकि वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से वो ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब आप गरीब घर से, आप ये कहना चाहते हैं? मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स, बट आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। बाय द टाइम मैं पैदा हुआ तो वालिद साहब बदल गए थे। वालिद साहब के हालात बदल गए थे, इतने पैसे कमा लिए थे दैट ही कुड सेंड मी टू द बेस्ट स्कूल्स इन द सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वालिद साहब को तकलीफ़ थी कि वो तालीम नहीं हासिल करने की जो फ्लॉज हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको एहसास था। इसलिए उन्होंने मुझे बेस्ट स्कूल में भेजा। और बेस्ट स्कूल में भेजने की वजह से जब मैं बेस्ट स्कूल में जाता और सारी चीज़ों को देखता तो मैं हमेशा ही सोचता था कि जितने भी बेस्ट स्कूल्स थे यहाँ पे अक्सर जो है मुसलमान माइनॉरिटी में होते थे, बहुत कम बच्चे हुआ करते थे। तो मैं सोचता था कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्यों नहीं तालीम हासिल कर रहे हैं, और तालीम हासिल कर भी रहे हैं तो बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और बेस्ट स्कूल से क्यों नहीं हासिल कर रहे। सो मैं इंडिया के बेस्ट स्कूल से मैंने तालीम हासिल की है और बेस्ट स्कूल के बेस्ट बच्चों को डिबेट्स में हराया है मैंने। मसलन धीरू भाई अंबानी स्कूल, जहाँ पे ये बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स नीता अंबानी और शाहरुख खान और इनके सारे बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। इन स्कूल्स के बच्चों को मैंने अपने वक्त में क्लास जब मैं 11-12 में था तो मैंने डिबेट्स में हराए हैं, मैंने एमयूएंस में हराए हैं, मैंने इनको राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंसेस में इनके साथ पार्टिसिपेट किया है। तो डिबेट में आपको इससे पहले के स्कूल के बारे में जानूं, आप एक डिबेटर रहे हैं। स्कूल क्लास 11-12 में मैं डिबेटिंग स्टार्ट किया। और मुझे बोलना पसंद था। आई वांटेड टू ऑलवेज टेक द माइक एंड वॉइस आउट माय ओपिनियन। मैं अपनी राय दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। मेरे दिल में जो बातें हैं वो दिल में रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। जो मेरी बातें हैं वो दिलों तक पहुंचे। तो जो दिल से बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वाह वाह वाह। तो जो मैं ये चाहता था कि मेरी जो दिल की बातें हैं पूरी दुनिया सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि पूरी क्या दुनिया है तो आपके दिल की बात? मेरे दिल की बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझसे गरीबी देखी नहीं जाती है। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं, और दिल में कई बातें हैं, मगर सबसे जो पेनफुल बात मेरे दिल की वो ये है कि आज भी वाइल वी आर टॉकिंग राइट नाउ, आज भी इस वक्त मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के 100 से ज़ायद सरकारी हॉस्पिटल के बाहर औरतें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बीमार हैं, मगर उन्हें एंट्री नहीं मिल रही क्योंकि हॉस्पिटल्स में कमरे कम हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कम हैं। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया होगा। हमारे सुनने वाले ऑडियंस के लिए होगा कि अरे ऐसा भी है, पर शायद आपने ये हिंदुस्तान नहीं देखा है। मैंने देखा है, एक कम उम्र में मैंने देखा है, और अगर आपको देखना है आइए हमारे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन वली रहमानी, ये तो ऐसी चीज़ें हैं एक पत्रकार होने के नाते, जितना दुख दर्द और जितनी ये तमाम परेशानियाँ मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, सिर्फ इतना कर पाती हूँ कि ख़बरें करके लोगों को दिखा देती हूँ। लेकिन जब आप तो एक ही इंसान थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, तो आपने क्या सोचा कैसे इन हालात को बदला जाए? मैं देख रही हूँ आपके दिल में बड़ी बेचैनी है। जी बिल्कुल। तो इस बेचैनी को कैसे आपने सोचा कि करार आए? क्योंकि मैं तो अक्सर ही सुनती हूँ जब लोग कोई बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके जैसे लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हमदर्दी रखते हैं आम लोगों से, गरीब लोगों से, लेकिन वो कहते हैं एक एक करने से क्या हो जाएगा, एक कैसे करेगा? सो मैं ऐसा कहता हूँ, यूजुअली इफ यू फीड अ मैन यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द वर्ल्ड, बट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू चेंज द वर्ल्ड फॉर दैट वन मैन। तो यानी अगर आप एक आदमी को खाना खिलाते हैं तो हो सकता है दुनिया ना बदले, लेकिन उस आदमी की दुनिया बदल सकते हैं आप। वाह वाह वाह। तो ये बहुत ज़रूरी है। आर यू एबल टू ट्रांसलेट योर पेन इनटू एक्शन? दर्द तो सबके दिल में है, पर उस दर्द का क्या, वो दर्द अगर आप एक्शन में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, सो इट्स बहुत हाई टाइम जब हम सिर्फ बड़ी बड़ी महफिलों में बैठकर चाय के कप पर हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ना करें। अब मुझे ये बताइए, सवाल पूछे हम, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? What you are doing through your channel is amazing. आप कह सकती हैं that I'm trying to do my bit. मैं अपनी आवाज़, मैं दुनिया की बातें जो लोगों को जाननी चाहिए वो अपने चैनल के जरिए मैं लोगों तक पहुंचा रही हूँ। मैं सिर्फ बातें नहीं, मेरे पास लेकिन सिर्फ ये दर्द काफ़ी नहीं है। एटलीस्ट आप अपना, आर यू डूइंग योर बिट? द क्वेश्चन इज, आर यू डूइंग योर बिट? क्योंकि मैं तो सुबह उठती हूँ रोज़ और ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि पिछले लगातार नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल से हर रोज़ उठने पे लगता है कि आपकी आवाज़ में कोई दम नहीं है, आपको कोई सुन नहीं रहा है। कभी लगता है कि मैं आईने से बात करती हूँ, मतलब हर रोज़ बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जिसमें मैं निराश महसूस करती हूँ, शायद ही कोई दिन आता है जिसमें आशा की बात होती है। आप जब मुझे बता रहे थे अपनी कहानी कि जब आपने कुछ यतीम बच्चों को गोद लिया, जी, जब तो आप खुद बच्चे थे, कैसे ये कहानी हुई? सो आई वाज ओनली 18 देन। और बिल्कुल आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी और ये सारी चीज़ें जो हर रोज़ हम देख रहे हैं, तो इनमें से कोई भी लोग खुदा नहीं है, सब इंसान हैं, और हर जालिम का एक वक्त होता है। और मुझे लगता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट इन दीज टफ टाइम्स व्हाट साइड हैव वी चोजन। तो कौन सी साइड आपने चुनी है? हमने हक की साइड चुनी है। हमने हक और बातिल के बीच में हमने हक चुना है, और आपने भी हक चुना है। और उम्मीद करते हैं जब ये वक्त गुजर जाएगा तो आप जैसे लोगों का और हमारे जैसे लोगों का अगर नाम ना भी लिया जाए, तो शायद अगर नाम लिया भी जाए
तो एटलीस्ट लोग ये कहें कि एटलीस्ट दे वर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड। तो मैं आती हूँ राजनीति पे, इससे पहले आपकी दुनिया को जान लेती हूँ। जिस आप दुनिया का जिक्र कर रहे थे, दुनिया में एक आप हैं लेकिन आपकी भी अपनी दुनिया है। मुझे उन यतीम बच्चों की कहानी बताइए जिससे पूरी कहानी शुरू हुई। तो पूरी कहानी इस दर्द से शुरू हुई कि मुझसे जो है गुर्बत देखी नहीं जाती। आई वॉज अनेबल टू सी पेन, द वेरी साइट ऑफ पॉवर्टी वॉज अनबेरेबल टू मी। और आज भी ऐसा ही है कि मैं गुर्बत को देखता हूँ तो मेरा दिल मचल जाता है, मेरी आंखें नम हो जाती है और मैं कहता हूँ या अल्लाह, ए खुदा, काश कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं पूरी दुनिया की गरीबी मिटा सकता। सो दैट इज़ एन इनेट क्वालिटी इन मी। वो अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से एक ख़ास फितरत मेरे अंदर है। अब इस फितरत की वजह से ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ 18 साल का था और अपने आप से मैं सवाल पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ? जवाब है नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो 18 साल की उम्र में मैंने ये कहा कि मैं 10, और मैं आसपास देख रहा था कि दुनिया के लीडर्स क्या कर रहे हैं, SDG गोल्स, नो हंगर, नो पॉवर्टी वगैरह वगैरह, पर ऑल ऑफ दीज आर जस्ट टॉक्स, ऑल ऑफ दीज आर जस्ट शोशेबाजी। इन ऑल ऑफ दीज टॉक्स वेयर इज़ एक्शन? तो मुझे लगा कि कम से कम मैं ये कर सकता हूँ, जब लीडर्स नहीं हैं तो 10 लीडर्स बनाए जाएँ। और वो सफ़र वहाँ से शुरू हुई कि 10 बच्चों को मैं गोद लेता हूँ एट द एज ऑफ 18, और 10 बच्चों को गोद लेकर मैं उन्हें लीडर्स बनाता हूँ जो इस दुनिया को बदलेंगे और वन लाइन स्टेटमेंट, इस दुनिया से और स्पेशली इस मुल्क से गरीबी को दूर करेंगे। 10 बच्चों को गोद लिया आपने, और गोद लेने का मतलब क्या हुआ? आपके साथ वो रहने लगे या आप उनका खर्च उठाने लगे? जी, तो बेसिकली एक 1200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है कलकत्ते में, एक स्लम है तोपसिया। उस स्लम एरिया में एक 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट को रेंट पे लिया मैं। कुछ पैसे इकट्ठे किए अपनी अम्मी से, अपने अब्बा से, अपने दोस्तों से और कुछ जानने वालों से, और उस 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में 3 यतीम अनाथ ऑर्फन बच्चों को लेकर उम्मीद होम शुरू किया मैं, रख कर उन्हें उम्मीद होम। एंड दैट उम्मीद होम इन द लास्ट 8 years हैज़ बिकम उम्मीद ग्लोबल स्कूल। तो एक लंबा सफ़र तय किया। वो 3 बच्चे आज 700 बच्चे हो गए। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इफ यू वांट आई कैन नरेट द स्टोरी कि हाउ, एंड आई वाज ओनली 18 then। 700 बच्चे हो गए। आज 700 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फिर मैं स्कूल की कहानी अब जान लेती हूँ आपसे, फिर मैं आपसे थोड़ा आज के हालात पे भी चर्चा करूँगी कि ये भी आपसे जानूँगी कि स्कूल का मकसद क्या है। कि आप ये कह रहे थे कि अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी वो कैंपेन मुझे भी याद था आपका, तो स्कूल आपने ये 2018 में सेटअप कर लिया था, उम्मीद ग्लोबल स्कूल? नहीं, स्कूल 2018 में नहीं था, इट वाज उम्मीद होम था। अच्छा, और छोटा सा घर था, फ्लैट था, ठीक है। और 10 बच्चों को मुझे वहाँ पढ़ाना था। और मेरा सपना ये था, मैं कहता था आई वांट टू बी अ फादर ऑफ 10 ऑर्फन किड्स बिफोर आई टर्न 20। And by the time I turned 20, 10 orphan kids were calling me Abba ji. Today there are more than 50 orphan kids who call me Abba ji, and almost all the students in the school who call me Abba ji. और उसके बाद आपने 2 साल पहले, यानी कि 2022 में 23 में 2023 15 सितंबर 2023 में आपने एक कैंपेन चलाया जी। और वो कैंपेन था कि आप 10 करोड़ रुपए जमा करना चाहते थे फॉर द स्कूल। फॉर द स्कूल। कैसे हुआ ये कैंपेन? सो बेसिकली जब मैं ये कैंपेन लॉन्च किया उस वक्त आई ऑलरेडी हैड रफली 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब पे लगभग 7 लाख 6 लाख फॉलोअर्स थे। तो मुझे लगता था कि द कम्युनिटी लिसन्स टू मी, और मुसलमान मेरी बात सुनेंगे। और क्योंकि मुसलमानों के लिए मोस्टली माइनॉरिटी स्कूल स्टैब्लिश कर रहा हूँ मैं, और क्योंकि मुसलमानों में तालीम नहीं है, एंड देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट, एंड आई कैन गिव यू डेटाज आफ्टर डेटाज टू टेल यू कि किस तरह हम तालीम में पीछे हैं, किस तरह सिस्टमैटिकली हमें डिनाई किया गया है, सिस्टमैटिकली हमें पीछे रखा गया है पिछले 70 सालों में। एंड आई मीन दीज डेटाज आर गोना ब्लो योर माइंड ऑफ। ऐसी डेटा है जो आपको समझ में आएगा कि भाई हमारी गलती नहीं है सिर्फ। तो बताइए कुछ, हमें रखा गया है। 2-4 बातें तो बताइए। मसलन पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि वेस्ट बंगाल जिस स्टेट में हम हैं, वेस्ट बंगाल में ऑन एन एवरेज हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जोन में जहाँ 10,000 की पॉपुलेशन है, हर 10,000 लोगों पर एवरेज 5 स्कूल है। अच्छा, ठीक है। हर 10,000 लोगों पर एवरेज 5 स्कूल है। अब वो जोन्स जो उन 10,000 में मुसलमान 50% से कम है, वहाँ 7 स्कूल्स हैं। जहाँ मुसलमान 50% से ज़्यादा हैं, वहाँ 3 स्कूल्स हैं। तो ये कैसे होता है? ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो गवर्नमेंट अगर चाहकर ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? एक एग्जांपल मैं आपको बताया कि सिस्टमैटिकली किस तरह से, और
एवरी स्टेट। और वली मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि ये तो कोई यहाँ भाजपा भी नहीं है, यहाँ तो कोई मोदी नहीं है, तो दाखिल नहीं हुए कभी मोदी। पहले तथाकथित रूप से मुसलमानों के बड़े हमदर्दी रखने वाले वाम दलों की सरकार हुआ करती थी 30-35 साल, ममता बनर्जी हैं, उसके अलावा 15 साल, उससे पहले कांग्रेस भी हुआ करती थी। तो यहाँ तो कभी अगर हम मान लें, इल्ज़ाम भी देना चाहें, तो यहाँ तो हमेशा सेक्युलर पार्टियाँ रही हैं। सेक्युलर पार्टी मुसलमानों को हमेशा से वोट के लिए इस्तेमाल करती हुई आई है, और ये बात आप मान लीजिए। ऐसा नहीं कि सेक्युलर पार्टी चाहती है कि मुसलमान अच्छे हो जाएं। सेक्युलर पार्टी चाहती है कि मुसलमान उन्हें वोट देते रहें, और मुसलमानों को जो एक मेयर बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, बल्कि जो ड्यूटी है गवर्नमेंट की, एक वेलफेयर स्टेट की, कि मुसलमानों को प्रोटेक्शन देना, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देना, तो प्रोटेक्शन देना कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है एक मुल्क में। तो उसको उन्होंने समझा कि बस हम बीजेपी नहीं हैं, मतलब हम एटलीस्ट वी नॉट बिहेविंग लाइक बीजेपी। यानी कि आप नमाज रोज़ा पढ़ते रहिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको तालीम नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, सर पे छत नहीं होगी, आपको ये सब मांगने की जरूरत नहीं है, आपको जीने देंगे। आप बीफ खाते रहिए, खुश रहिए। हाँ, और जीने देंगे आपको, और खुश रहिए। वो भी हर स्टेट में नहीं, हर स्टेट में, वो भी हर स्टेट वेस्ट बंगाल में आप अगर वेस्ट बंगाल कैसा हाल है, तो उन स्टेट्स में जहाँ बीजेपी है वहाँ पे कैसा हाल होगा आप सोच सकते हैं। वहाँ पे कैसा हाल होगा आप सोच सकते हैं। मुझे उस जादू के बारे में बताइए जो आपने 10 दिन के अंदर क्रिएट किया, कैसे फंड इकट्ठा हुआ? पता नहीं इसको जादू कह सकते हैं कि नहीं, जादू तो नहीं था, मगर इसके पीछे रीज़न पहले बताना चाहता हूँ। बैकड्रॉप क्या था। तो ये ज़मीन मैं ख़रीदने आया, जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं, लगभग एक 3 एकड़ ज़मीन है ये। इस ज़मीन पर आया, इस ज़मीन की जो ओनर्स थे उनसे मैं ज़मीन ख़रीदना चाहता था। लगभग 1.5 करोड़ की ज़मीन थी, एंड दे डिनाइड टू सेल द लैंड टू मी, एंड आई बिकेम फ्यूरियस। आई सेड कि शहर से इतनी दूर आपने मुझे बुलाया कहने के लिए कि वी डोंट वांट टू सेल द लैंड टू यू। Then they started laughing and they kept their hand, one of the person kept his hand on my shoulder and said कि we want to gift this land to you। अच्छा। तो ये ज़मीन जो मुझे 1.5 करोड़ की ज़मीन थी, ये मुझे गिफ्ट में मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो उसके बाद आई थॉट कि ज़मीन तो मिल गई है, पैसे आराम से आ जाएंगे। मुसलमानों के पास ऐसे ही स्कूल नहीं है, इतने सारे रिच लोग भी हैं, थोड़े बहुत, इतने सारे भी नहीं, थोड़े बहुत रिच लोग हैं। तो मैंने कहा कि इनके पास जाऊँगा, कुछ तो हैं, 100, 200, 500, 1000 तो लोग हैं। बिल्कुल 1% मुसलमानों में रिच है। तो मुझे लगा कि उनके पास जब मैं जाऊंगा स्कूल का प्रपोजल लेकर, दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल एम्ब्रेस मी एंड दे विल से कितने पैसे चाहिए बताओ, टेक ऑल द मनी दैट यू नीड एंड बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास स्कूल। बट इट हैपेंड दैट वे अनफॉर्चुनेटली। आई वाज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड ऐसे भी मौके आए कि मुझे लोगों के बुटीक के बाहर, मसलन किसी के आप घर जाते हैं तो लोग आपको भगा देते हैं, समझ में आता है, तो बुटीक हैज़ एन ओपन एक्सेस। आई वाज नॉट गिवन एंट्री इनटू द बुटीक। आई वाज मेड टू स्टैंड आउटसाइड द बुटीक फॉर मोर देन 45 मिनट्स and return with us without a single penny in my hand, which had gone for donation for the school। मैं लोगों के ऑफिसेस के बाहर, लोगों के घरों के बाहर, लोगों के फैक्ट्रीज़ के बाहर, रोडों पर, मस्जिदों के बाहर, मैं लिटरली भीख मांगे स्कूल के लिए। 1 साल 1.5 साल जब कुछ पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए, फाइनली एक दिन इस ज़मीन पे खड़े होकर मैंने कहा कि अब मैं चाहता हूँ इस मुल्क के 10 लाख गरीब मुसलमान मुझे 100 रुपये दे दे ताकि मैं स्कूल बना लूँ। वो दर्द थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि 10 दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने मुझे 100 रुपये दिए और 10 करोड़ रुपए आ गए हमारे। वाह वाह वाह, वाकई मतलब इसमें बाकायदा ताली बजाने का मैं सोचती हूँ, मेरे दर्शक भी इसमें ताली बजाएं वाकई कि एक आदमी की हिम्मत, एक आदमी का हौसला। अक्सर जब हम सोचते हैं और उम्मीद हार जाते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है, ये वही एक आदमी है जिसने 10 करोड़ लोगों से 10 नहीं कितने 1 करोड़ लोगों से 10 लाख लोगों से 100 रुपये लिया। सिर्फ 100 रुपये, आपके 100 रुपये देने से आप ये देखिए कि ये पूरी जो बिल्डिंग, ये इमारत खड़ी हुई है जिसको फिज़िकल फॉर्म में आप बाकायदा देख सकते हैं, उम्मीद ग्लोबल स्कूल बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। और यहाँ पर बच्चों से भी हमने बातचीत की, बहुत शानदार बात है ये मुझे, क्योंकि अक्सर मैंने जब ये नया चैनल जी श्योर एक रात तो मसलन जब 1.5 साल तक आई वाज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जब अमीर मुसलमानों ने, बड़े लोगों ने, लॉयर्स, डॉक्टर्स ने मुझे धुतकार के भगा दिया, कहा बच्चे हो जाओ, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, डांट कर भगा दिया। एवरी टाइम आई वाज ह्यूमिलिएटेड, मेरी बेइज्जती होती किसी के दरवाजे के बाहर। नॉट दैट मैं खुद आई वाज गोइंग टू आस्क मनी फॉर माई सेल्फ, ऐसा नहीं था। आई वांटेड टू आस्क फॉर द कम्युनिटी, आई वांटेड टू आस्क फॉर द पुअर कम्युनिटी। तो जब ऐसा होता था तो मैं अक्सर ऊपर देखता आसमान की तरफ और कहता अल्लाह तू देख रहा है ना। अक्सर हर मौके पे मैं ऐसा ऊपर देखता, पता नहीं ऊपर क्यों देखता मैं, ये फितरतन ऐसा होता कि ऊपर देखता हूँ, मैं कहता अल्लाह तू देख रहा है ना कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, कि हाउ पीपल आर ट्रीटिंग मी, अल्लाह तू देख रहा है ना। तो जिस दिन 10 दिन पे 10 करोड़ आ गए, मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि अल्लाह का जवाब था मेरे लिए कि हाँ मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, हाँ मैं देख रहा था।
सो लोग देखते 10 दिन में 10 करोड़ आए, लोग ये नहीं देखते कि एक 18 साल, 19 साल, 20 साल, 4 साल, 5 साल तक उस उम्र से मैं कैसे भागा हूँ, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम पिलर टू पिलर, फ्रॉम ऑफिस, मस्जिदों के बाहर, लोगों के ऑफिस के बाहर, बुटीक्स के बाहर, शोरूम्स के बाहर, 100 रुपये दे दीजिए, 500 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए, एंड देन लोग 10 करोड़ देख रहे हैं। लोग नहीं देख रहे 500 रुपीज़ के लिए 1 घंटा खड़ा हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो खुदा देखता भी है और खुदा फिर बदल देता भी है। और वो जो 100 रुपये देने वाले लोग थे, वो कौन लोग थे, कैसे लोग थे, तो और क्या आसान था 100 रुपये ले लेना किसी से? आसान तो नहीं, बल्कि ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक इंसान मुझे 10 करोड़ रुपए दे दे तो एक इंसान को जवाब दे है मुझे। 10 लाख लोगों ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए, 100 रुपए। आई एम आंसरेबल टू 10 लाख पीपल नाउ। और ऐसा भी हुआ 10 करोड़ जब वो रेज हो गए थे, मैं रोड पे चल रहा हूँ और एक रिक्शा वाला रिक्शा पुल कर रहा है, उसने कहा अरे वली भाई मैंने भी 100 रुपए दिए। 100 रुपये दिए, वाह वाह वाह। फिर एक मेरे दोस्त हैं आदिल अजीज सिद्दीकी, औरंगाबाद के, वो औरंगाबाद से यहाँ हमारे स्कूल आए, तो आते ही पहले मुझसे उन्होंने हाथ मिलाया और फिर कहा पहले आपने 100 रुपये ले लीजिए। मैंने कहा कि भाई ये 100 रुपये आप क्यों दे रहे हैं, आपने तो ट्रांसफर कर दीजिए ऑनलाइन। तो ही सेड नहीं, व्हेन आई वाज पैकिंग माय बैग आई वाज टेलिंग माय वाइफ कि मैं वली से मिलने जा रहा हूँ। तो जो मेरे घर में डोमेस्टिक हेल्प है वो झाड़ू लगा रही थी, शी सेड वो कलकत्ते वाले वली रहमानी। तो आई सेड हाँ। तो शी सेड मैं 100 रुपये नहीं दे पाई अब तक क्योंकि मेरे पास फ़ोन पे नहीं है, तो मेरे 100 रुपये दे दीजिए, उन्हें पहुँचा दीजिएगा। एंड आई गॉट सो इमोशनल कि औरंगाबाद में एक घर में झाड़ू देने वाली औरत ने मेरी वीडियो को देखा और उन्होंने जब सुना कि वो मेरे दोस्त कलकत्ता आ रहे हैं तो उन्हें 100 रुपये दिया, कहा कि मेरा 100 रुपये पहुँचा दीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हार्ड अर्नड गरीबों के पसीनों पे खून के कमाए हुए पैसों से बनी हुई ये बिल्डिंग है, और इसीलिए इतनी खूबसूरत भी है ये, क्योंकि ये गरीबों का सुकून भी है। हाँ, बहुत अच्छा ये लग रहा है, क्योंकि मैं तो अक्सर, आप मेरी दुनिया जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं, मेरी दुनिया कुछ ऐसी है जिसमें मैं सुबह उठती हूँ और देखती हूँ कि आज किस गरीब को परेशान किया जा रहा है, आज किस मज़दूर को पीटा गया, आज किस मुसलमान की लिंचिंग हुई, आज किस औरत की, दलित औरत की ख़ासकर उसकी आबरू उतारी गई, उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ। ये मेरी दुनिया है और यही उठते ही मेरे अखबार में भी यही छपा होता है, फिर मुझे लोगों को यही चीज़ें बतानी होती हैं। और आज ये बहुत अलग और बड़ा नायाब सा दिन है कि मैं एक ऐसी जगह पर आ गई हूँ जिसको आप उम्मीद हाउस कह रहे थे, उम्मीद होम कह रहे थे। कहते थे मेरे लिए ये उम्मीद होम ही है। हाँ, आज भी उम्मीद होम है। बिल्कुल, मुझे बहुत उम्मीद यहाँ आके मिली है। और जब मैंने ये चैनल शुरू किया था वली साहब, इसको 5-6 महीने हुए हैं सिर्फ, और तब मैंने कहा था कि मैं करना चाहती हूँ जर्नलिज्म ऑफ होप, उम्मीद की पत्रकारिता। तो मैंने कहा था कि पत्रकारिता, ईमान और उम्मीद के नाम, ये टैगलाइन है चैनल की। आपके पास ईमान भी है और आपके पास उम्मीद भी है। मुझे लगता है कि मैंने शायद आप कैसे जैसे लोगों को ही शोकेस करने के लिए, उनको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको इंस्पिरेशन देने के लिए इस चैनल की शुरुआत की है। जब आप मीडिया को देखते हैं और मीडिया किस तरह से दुनिया को देख रहा है, और किस तरह से नरेंद्र मोदी के काल में मीडिया का जो पूरा पतन हम देख रहे हैं, कोलैप्स ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया, कैसे देखते हैं आप? और जब उसमें फिर ये एक स्कूल खड़ा होता है जिसका नाम है, और ये मुस्लिम स्कूल है, क्या हम इसे ये बोलेंगे? माइनॉरिटी स्कूल कह सकते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू एस्टैब्लिश माइनॉरिटी स्कूल्स। उस राइट के तहत हमने माइनॉरिटी स्कूल कायम किया है, जिस स्कूल में हम मुस्लिम कल्चर को बचाते हुए, मुस्लिम स्टेटस को बचाते हुए मुसलमानों को तालीम देंगे और हर धर्म के बच्चों को तालीम देंगे जो यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं और हमसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लड़कियाँ कितनी हैं, लड़के कितने हैं? 30-70 रेशियो है बच्चे और बच्चियों के। मगर मैं ये चाहता हूँ, और क्योंकि मैं एज एन एडुकेशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहता हूँ कि इसे ऑल गर्ल्स स्कूल बना दूँ, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स और जैसी डिसिप्लिन और जैसी प्यारी हमारी बच्चियाँ हैं, boys give us tough time, but not the girls. Girls, it's easy to educate them. उनके बड़े ख्वाब हैं, उनके बड़े अरमान हैं, और हमें दिखता है कि वो बच्चियों को अगर तालीम हासिल करने का मौका दिया जाए तो सिर्फ बच्चियाँ ही इस मुल्क के मुस्तकबिल को बदल सकती हैं। सिर्फ उन्हें तालीम दे दे तो बदल देंगी वो, अगर सिर्फ बच्चों को तालीम दे दे तो वो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को बदल सकती है। तो एक तरफ वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिनके जहर भरा जा रहा है, जिनके दिलो दिमाग में, जो मुस्लिम बच्चों से कहते हैं दिल्ली के स्कूलों में, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कि तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम तो आतंकवादी हो। अब उसके जवाब में आपने ये माइनॉरिटी स्कूल खड़ा कर दिया है। तो ये एक तरह का आइलैंड है क्या? ये मैं ये भी तो समझ रही हूँ कि आपके बच्चे जब बाहर निकलेंगे और असली दुनिया को फेस करेंगे तो उन्हें बड़ा झटका लगेगा, बड़ा हार्ट ब्रेक होगा। नहीं, ऐसा आपको ऐसा लग रहा है इसलिए क्योंकि अगर आप हमारे बच्चों से बैठकर बात करेंगे तो
तो आपको एहसास होगा कि हमारे स्कूल में नॉन मुस्लिम बच्चे भी कई हैं। मसलन बहुत कम है इस वक्त, मगर हम चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम बच्चे भी आ जाएं। पर हम नहीं चाहते कि एक आइलैंड बन के रहे, एक बबल बन के रहे, जहाँ बच्चों को नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जिसके लिए हम नॉन मुस्लिम बच्चों से बच्चों को मिलाते हैं। नॉन मुस्लिम बच्चे हम चाहते हैं यहाँ पे आके हमारे साथ पढ़ें, और एक ऐसे हमारा स्कूल का कल्चर जो है वो इंडिया के कल्चर से मुख्तलिफ ना हो। हमारा स्कूल का कल्चर और इंडिया कल्चर एक जैसा दिखे। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं और ऐसा ही है। हमारे बच्चों से अगर बात करेंगे तो उन्हें पता है कि मुल्क में कितनी नफरत है, उन्हें भी दर्द है, और वो चाहते हैं इस नफरत को दूर करें। क्यों? क्योंकि वो न्यूज़ पढ़ते हैं। और हमारे जब बच्चों से बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे बच्चे न्यूज़ पढ़ते हैं। उन्हें पता है कि स्टेट में क्या हो रहा है, उन्हें पता है मुल्क में क्या हो रहा है, उन्हें पता है कि इंटरनेशनली डोनाल्ड ट्रंप आज क्या कर रहा है। हमारे बच्चों को इन बातों का इल्म है। ऐसा नहीं है कि कोई बबल में जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें चार दीवारी उन्हें बंद कर दिया, उन्हें पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो अब आखिरी कुछ सवालों पे मैं आ जाती हूँ। उसमें सबसे पहले ये है कि जो आज की तारीख में है सबसे परसिक्यूटेड, सबसे सताया हुआ जो समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है। मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है। हाँ, ईसाइयों को भी सताया जाता है, दलितों को भी परेशान किया जा रहा है, मजदूर किसान वो भी निशाने पर हैं, लेकिन जो एक दुश्मन, एक नेशनल एनिमी के तौर पे जिसको प्रोजेक्ट किया गया है वो है हिंदुस्तान के मुसलमान। ऐसे में क्या आप ये चाहते हैं कि ये स्कूल बड़ा हो और फिर एक यूनिवर्सिटी बने और एक कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी बन जाए? क्या सर सैयद अहमद ख़ान से कोई आप इंस्पिरेशन लेते हैं? नहीं, बिल्कुल सर सैयद अहमद ख़ान हम सब के इंस्पिरेशन है, मगर मैं नहीं चाहता मैं स्कूल यूनिवर्सिटी बने। अच्छा। आई एम अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एट द मोमेंट। ओके। व्हाई? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे कुर्सियाँ खाली हैं, पर मुसलमान बच्चे उन कुर्सियों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इवन इन AMU देयर आर सेवरल फैकल्टीज़, देयर आर सेवरल ऐसे कई शोबे हैं जहाँ पे कुर्सियाँ नहीं भर रही हैं। एंड ऑन अ वेरी वेरी ऑनेस्ट नोट, तो आज क्या ज़रूरत है? आज ज़रूरत है कि हम प्राइमरी एजुकेशन दें। फीडर स्कूलों की ज़रूरत, फीडर स्कूलों की ज़रूरत है। अगर हम कॉलेज बना भी लेते हैं, आर वी गोइंग टू बी एबल टू मेक अ कॉलेज समथिंग लाइक IIT, समथिंग लाइक एम्स, समथिंग लाइक IIMs? हम नहीं बना सकते। समथिंग लाइक ISB, समथिंग लाइक IIT, समथिंग लाइक IISER, NISER नहीं बना सकते हम। तो बड़ी आप शानदार बात कह रहे हैं, और शायद ये हमारे दर्शकों के लिए एक तरह से आंखें खोलने का एक काम भी करेगा कि हमें कॉलेज से ज़्यादा, हायर एजुकेशन से ज़्यादा हमें जो स्कूल एजुकेशन है उस पर फोकस करना है इस वक्त। और शायद फिर अगली नस्ल जो ये बच्चे इस स्कूल से पढ़कर जाएंगे, दे विल मेक एन IIT, दे विल मेक अ कॉलेज बेटर देन IIT, बिकॉज दे हैव गॉट अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो क्या ये जैसे माना माइनॉरिटी स्कूल है, इसमें बड़ी तादाद आप बता रहे हैं मेजॉरिटी मुसलमानों की है, क्या कोई मॉडल मुस्लिम बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं? कोई ढांचा है आपके पास? ये बिल्कुल एक मॉडल ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। इंसान, आज दुनिया को किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इंसानों की ज़रूरत है। आज चलता हुआ आपको इंसान दिखता है, मगर उसके अंदर है हैवान। आप सिर्फ गूगल करके देखें, सिर्फ गूगल करें आप कि सास को, सिर्फ इतना लिखें सास को, तो पता है रिजल्ट्स क्या आएंगे? सास को जहर कैसे दिया जाए, सास को मारा कैसे जाए, सास को ये कैसे किया जाए। आप लिखे पति को जादू कैसे किया जाए, पति को अपने वश में कैसे किया जाए, पत्नी को मारा कैसे जाए, पत्नी को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। सर्च कर रहे हैं लोग ये। आप सिर्फ गूगल करें, सर्च इंजन विल गिव यू रिजल्ट्स, दीज रिजल्ट्स। सो देयर इज सो मच डिस्ट्रस्ट इन द सोसाइटी। आज इंसान का ढांचा तो है, पर इंसान अंदर नहीं है, अंदर हैवान है। तो और आप सारे एजुकेशन सिस्टम एक मॉडल हिंदू या मुसलमान बनने से पहले आप एक अच्छा इंसान अपने स्कूल में बनाना चाहते हैं। अच्छा इंसान बन जाए। हम बच्चों को कुरान पढ़ाकर अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, दीनियात पढ़ाकर चलाना चाहते हैं। आप हमारे पास आएँ, हम आपको बिना कुरान के, अगर नॉन मुस्लिम बच्चा आता है, नॉट नेसेसरली कि कुरान के ज़रिए बनेंगे आप, बिना कुरान के अच्छा इंसान बनेंगे आप। हम चाहते हैं कि दुनिया को अच्छे इंसान दे दें हम। अब जिस तरह की जो हेट पॉलिटिक्स है, जैसे मैंने कहा, इतनी परसिक्यूटेड ये पूरी कौम बन चुकी है, ऐसे में एक माइनॉरिटी स्कूल या मुस्लिम स्कूल और आपके जैसे लोग, क्या उम्मीद आप दे रहे हैं? क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है हिंदुस्तान में? क्या जो मुसलमानों का जो भविष्य है, जो उनका फ्यूचर है, उसे कैसे देखते हैं? वो क्या अंधेरे में है ये फ्यूचर, या इसमें कोई चिराग है, कोई रोशनी है? मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि दीज आर नॉट द वर्स्ट टाइम्स ऑन द मुस्लिम्स। नॉट द वर्स्ट टाइम। सबसे बुरा वक्त नहीं है ये। सबसे बुरा वक्त तो नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बुरा वक्त वो था जब इराक़ में मंगोल्स ने मुसलमानों को अटैक किया था। फिर अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उससे बुरा वक्त मुसलमानों पे आज तक नहीं आया है। फिर उस वक्त से लेकर उसकी हिस्ट्री की बैकड्रॉप ये है कि द सेम मंगोल्स हु किल्ड, बुचर्ड, मैसेकर्ड, रेप्ड, looted the Muslims ultimately became Muslims. So these are not the worst times. These are not the worst times. Even in these times, we still have hope. We still have time in hand.
What मैं I'm अगर asking सिर्फ आपसे एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव ना सही कि हिंदुस्तान के ही सिर्फ एक उसी की पेरिफेरी में उसी नज़रिए से आपकी छोटी सी ज़िंदगी थोड़ी सी आपसे थोड़ी बड़ी मेरी ज़िंदगी, अगर इसी में हम देखने की कोशिश करें पिछले जितने 12 साल में नरेंद्र मोदी सरकार में, तो अगर हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, क्या करेगा मुसलमान? दीज आर क्या द वर्स्ट करे? टाइम्स, दीज आर द वर्स्ट टाइम्स। तो अगर क्या करे हिंदुस्तान के मुसलमान? पर्सपेक्टिव में देखेंगे, दीज आर द वर्स्ट टाइम्स। मुसलमान क्या कर सकता है? मुसलमान नंबर 1 अपने दिल में इतनी मोहब्बत भर ले, इतनी मोहब्बत भर ले जो ऑलरेडी है मुसलमानों के दिल में। अगर आप एक मुसलमानों से जाकर पूछेंगे, अगर मसलन यूजुअली क्या होता है, द वॉट अबाउटरी गैंग, 10 इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि मॉब लिंचिंग के, 10 मुसलमानों को मॉब लिंच करके मारा गया, सब खामोश। एक मुसलमान ने किसी एक जगह जाकर किसी एक छोटी सी कमी कर दी, चोरी कर लिया, तो फिर वो वॉट अबाउटरी गैंग आ जाएगा, देखो मुसलमानों ने ये किया, व्हाट अबाउट मुस्लिम्स, व्हाट अबाउट मुस्लिम्स। पर जो समझने वाली बात है कि मुसलमानों के ऊपर देयर इज नो मुस्लिम बॉडी सिटिंग टू गिव देम इम्प्यूनिटी। कोई मुसलमान की लीडरशिप बॉडी ये नहीं कह रही है कि हिंदुओं से नफरत करो, ये नहीं कह रही हिंदुओं को मारो। मसलन किसी एक मुसलमान ने नफरत कर लिया, विच इज 0.1%, पर 99.9% मुसलमान इस मुल्क का हिंदुओं से मोहब्बत करता है। और मैं ये चाहता हूँ कि उस मोहब्बत को जितना बढ़ाया जाए, और मैं ये मानता हूँ अ परफ्यूम इन अ बॉटल कैनॉट बी फेल्ट अनलेस इट इज स्प्रेड। इन द सेम मैनर लव इन द हार्ट कैनॉट बी फेल्ट अनलेस एक्सप्रेस्ड। वाह क्या बात है। सो मैं ये मानता हूँ कि मुसलमानों को उस मोहब्बत को जाहिर करना होगा। कैसे? आप उनके फेस्टिवल्स पे जाइए, उनके साथ रिश्ता कायम कीजिए, उनके साथ उनके फेस्टिवल्स पे आप खाना बांटिए, उनको हेल्प कीजिए, उनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर उनको हेल्प कीजिए। मसलन ये स्कूल खोला हूँ मैं ओपन दावत दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। मैं हिंदू बच्चे आए, क्रिश्चियन बच्चे आए, मैं 10,000 बच्चे यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। आई वांट टू टीच नॉन मुस्लिम किड्स। यहाँ आसपास के गांव हैं, मैं मुसलसल जाके एक बच्चों से कहता हूँ कि आइए हमारे पास, वी हैव द बेस्ट टीचर्स, कम टेक ट्यूशन फ्रॉम अस। उनको सो आप अच्छे हॉस्पिटल्स कायम कीजिए और हिंदुओं के इलाज कीजिए, आप अच्छे स्कूल्स बनाइए, आप हिंदुओं को तालीम दीजिए। आप एक तरफ वो ताकतें हैं जो कहती रहेंगी मुसलमान तुम्हारा दुश्मन, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन। दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत खड़ी हो जाए जो ये कहे कि तुम्हें इलाज चाहिए, हमारे पास आओ, तुम्हें घर चाहिए, हमारे पास आओ, तुम्हें शरण चाहिए, हमारे पास आओ, तुम्हें तालीम चाहिए, हमारे पास आओ, और सबसे बढ़कर तुम्हें मोहब्बत चाहिए, वो तो हम हैं। क्या बात है, हमारे वाह, पास बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे मैंने कहा कि उम्मीद होम है मेरे लिए, उम्मीद ग्लोबल स्कूल, और इसी उम्मीद के साथ और मैं और आप देखिए जो कोलैबोरेशन की पूरी दुनिया है, और मुझे लगता है अगर आपने और मैंने कोलैबोरेट कर लिया बिल्कुल, तो हम फ्री मीडिया के लिए और आज़ाद पत्रकारिता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज़ाद जो पत्रकारिता, आज़ाद जो सहाफ़त है, वही हमारी डेमोक्रेसी की एक जड़ है, एक रूह है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वली रहमानी साहब, आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।